ठीक है। तो डेटाबेस पढ़ने से पहले ओके सर। ओके नोट पैड ओपन करते हैं हम। सबसे पहले वो स्क्रीन तो शेयर नहीं किया ना मैंने। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं सबको। डेटाबेस क्या होता है, किसी को पता है? डेटाबेस क्या होता है? सर डेटाबेस इज लाइक अ वेरिएबल, इसमें हम अपने डेटा को कंटेन करके रख। अच्छा, और कोई? जैसे फॉर्म होता है सर एग्जांपल के लिए, तो फॉर्म में हम जो भी चीज़ें फिल करेंगे, तो अगर हम यूथ से कर रहे हैं तो सारी हमारी अपडेट्स उसमें रहेंगी, डिलीट नहीं होगा। मीन्स हम जब जब भी डेटाबेस अपना ओपन करेंगे तो उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगी। ओके, गुड। और कोई? ठीक है। तो डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें स्टोर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे पास आजकल जितनी भी वेबसाइट वेबसाइट और एप्लीकेशन, जितनी भी हमारे पास वेबसाइट और एप्लीकेशन बन रहे हैं, इनका डेटा कहीं ना कहीं पे हमको स्टोर करना पड़ता है। हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, तो इनके डेटा को हमको कहीं ना कहीं स्टोर कराने के लिए हमें एक डेटाबेस की नीड होती है। अच्छा, पहला पॉइंट इसमें कि उस डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। उसमें हम डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं ना। लाइक हमारे पास कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट है, हमारे पास कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट है। उस ई कॉमर्स के वेबसाइट में हमको अपने प्रोडक्ट का डेटा कहीं पर स्टोर कराना हो, हमको अपने उस ई कॉमर्स साइट के कस्टमर का डेटा कहीं पे स्टोर कराना हो, हमको जितना भी ऑर्डर आया हुआ है उस ऑर्डर के डेटा को कहीं पे स्टोर कराना हो, तो हमको एक डेटाबेस की नीड होती है। अच्छा, डेटाबेस में टेबल होता है, टेबल के फॉर्मेट में डेटा, टेबल के अंदर रो होता है और कॉलम होता है। तो टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है और उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, लाइक देखिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास कोई सबसे पहले डेटाबेस होना चाहिए, उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल होना चाहिए, उस टेबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए। ठीक है। अब बात ये आती है कि अभी हमने बताया आपको कि अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स हमारे पास कोई वेबसाइट है, तो इस ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कस्टमर्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हैं, फिर कस्टमर्स हैं, उसके बाद से ऑर्डर्स हैं। लाइक कई तरह के हमारे पास कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट का हो, जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट का डेटा हो, वो प्रोडक्ट नाम के कॉलम में स्टोर हो जाए, कस्टमर का डेटा कस्टमर के कॉलम में स्टोर हो जाए, ऑर्डर्स का डेटा ऑर्डर्स के कॉलम में स्टोर हो जाए। तो इन डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें डेटाबेस की नीड होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं।
ठीक है अंशु? तो यस सर। तो अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? हमको तो सबसे पहले डेटाबेस की नीड होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझिएगा। हमको वेबसाइट एंड एप्लीकेशन हमारे पास जितने आजकल बन रहे हैं प्रेजेंट में, उनके डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें किसी डेटाबेस की नीड होती है। उस डेटाबेस में हमें टेबल की नीड होती है और टेबल के अंदर कॉलम्स रो होते हैं जिसके फॉर्मेट में हम डेटा को सेव करते हैं एंड हम उसका यूज कर सकते हैं। तो लाइक हमने बताया कि हमारे पास कोई ई कॉमर्स नाम का वेबसाइट है जिसमें हमको प्रोडक्ट के डेटा को सेव कराना है, कस्टमर्स को सेव कराना है और ऑर्डर्स को सेव कराना है। तो इनके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हमको लाइक इनका डेटा स्टोर कराना हो, लाइक मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉलेज नाम का वेबसाइट है। ठीक है अंशु? हमारे पास कोई कॉलेज नाम का वेबसाइट है, तो सबसे पहले हमको हमको डेटाबेस की नीड होना चाहिए। डेटाबेस के अंदर हमको टेबल का नीड होना चाहिए जिसमें कॉलेज वेबसाइट में हम किसी स्टूडेंट के डेटा को मैनेज कर सकें। ठीक है अंशु? कोई कॉलेज नाम का वेबसाइट हो हमारे पास, उस कॉलेज वेबसाइट में हम किसी स्टूडेंट के डेटा को क्या करें, स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या नीड चाहिए? हमको तो कॉलेज एक डेटाबेस चाहिए, उसके बाद से स्टूडेंट का टेबल चाहिए और उस टेबल में हम उस स्टूडेंट का क्या क्या डेटा स्टोर करा सकते हैं वो चाहिए। यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास सबसे पहले कॉलेज नाम का क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हमको स्टूडेंट स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट का डेटा हमको स्टोर कराना है, तो हमको स्टूडेंट का नाम का एक टेबल चाहिए। उसके बाद से उस स्टूडेंट का हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हैं। तो लाइक हम उस स्टूडेंट का नेम, हम उस स्टूडेंट का ब्रांच, हम उस स्टूडेंट का ब्रांच, हम उस स्टूडेंट का ब्रांच के बाद से ईयर, हम उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, हम उस स्टूडेंट का रोल नंबर, हम उस स्टूडेंट का DOB। ठीक है, हम उस स्टूडेंट टेबल में हम उसका नेम भी स्टोर कराना चाहते हैं, ब्रांच, ईयर, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और DOB। ठीक है, तो उसके लिए ये जो कॉलेज है ये तो हमारा डेटाबेस हो गया और जो ये स्टूडेंट है वो उसका टेबल हो गया और ये जो नेम, ब्रांच, ईयर, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और DOB है ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, ठीक है अंशु, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमको किसी कॉलेज का किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना हो तो सबसे पहले हमको नीड होता है कि उसके डेटाबेस का। तो हमको कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर स्टूडेंट बनाना है जिसका हम डेटा स्टोर कर सके। तो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे और उसमें क्या क्या डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं उस फील्ड को, उस कॉलम को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है अंशु? उसके बाद अब ये तो हमारा सिंपल क्या हो गया, ये हमारा सिंपल ये पता चल गया कि हमको डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए हमको किसी डेटा की नीड होती है और उस डेटाबेस में हमें टेबल का नीड होता है। अच्छा, डेटा को
आप किस फॉर्मेट में स्टोर करा सकते हो। जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल होता है तो एक्सेल में भी आप डेटा को स्टोर करा रहे हो, तो उसका भी एक अलग फॉर्मेट हो गया जिसमें आप रो और कॉलम में डेटा को स्टोर करा रहे हो। उसी तरह डेटाबेस में इन डेटा को स्टोर कराने के लिए हमको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। देखिए क्या बताया गया कि अब इन डेटा को हम मैनेज कैसे करें, इस डेटा को हम मैनेज कैसे करें, तो उसके लिए आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एस, ठीक है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यह कितने टाइप्स के होते हैं, हम कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं हमारे पास जिसमें हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है माई एसक्यूएल, उसके बाद से एक होता है एमएस एसक्यूएल, उसके बाद से एक होता है ओरेकल, उसके बाद से होता है नो एसक्यूएल, उसके बाद से होता है एसक्यूलाइट, उसके बाद से होता है मोंगोडीबी, उसके बाद से होता है मारिया डीबी, ठीक है। इतने टाइप्स के डेटाबेस हमारे पास इस समय प्रेजेंट में मौजूद है जिसका यूज करके हम अपने डेटा को मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइक माई एसक्यूएल जो होता है वो, अगर आप माई एसक्यूएल सीख गए तो आप कोई भी डेटाबेस इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो माई एसक्यूएल पढ़ेंगे, लेकिन ये ओरेकल, नो एसक्यूएल, एसक्यूलाइट जब आप एंड्रॉयड का यूज करेंगे तो एसक्यूलाइट डेटाबेस का यूज करेंगे, जब आप मर्न पढ़ेंगे तो मोंगोडीबी, जब आप नोड.जेएस पढ़ेंगे ओरेकल। तो आपके पास अलग अलग टाइप के डेटाबेस हैं, सबका काम सेम है। हम किसी भी डेटाबेस का किसी भी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि हम माई एसक्यूएल का यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें हम किसी भी डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माई एसक्यूएल सीख लेंगे तो आपको कोई भी डेटाबेस यूज करने में इजीली होगा। तो ये अलग अलग टाइप का डेटाबेस है जिसका यूज करके हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? बताइए, इतना समझ में आया अंशु? यस सर। कोई भी डाउट्स हो आप लोग जरूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने बताया कि सबसे पहले हमें नीड होती है कि अगर हमको कह दिया जाए कि हमारे पास कोई वेबसाइट है, हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, तो अगर हमारे पास वेबसाइट है, अगर हमारे पास एप्लीकेशन है, तो उसका, जैसे आपके पास कोई व्हाट्सअप हो, लाइक एग्जाम्पल समझिएगा, आपके पास व्हाट्सअप सभी लोग यूज करते हैं, व्हाट्सअप मैसेंजर। तो आपके पास व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप का डेटा भी कहीं ना कहीं पर जाकर स्टोर हो रहा है। आप चैट करते हैं तो वो चैट भी कहीं ना कहीं पर जाकर स्टोर हो रहा है। आप वॉइस मैसेज भेजते हैं तो वो वॉइस मैसेजेस भी कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रहा है। आप इमेजेस भेजते हैं, वो इमेजेस भी कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रहा है। आप अपना कोई भी डेटा आप अपना व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो वो डेटाबेस में जाकर कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, तो उसके डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है।
जिसमें अलग अलग टाइप के डेटाबेस हैं जिसका यूज करके हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो अगर आप अपना टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे टेक्स्ट कॉलम बना होगा व्हाट्सएप में, जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट को स्टोर किया जा रहा होगा, वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज को स्टोर किया जा रहा होगा। अगर आप वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वॉइस नाम का एक टेबल, एक कॉलम बनाया गया होगा, जहाँ पर सिर्फ वॉइस नाम का डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो ऐसे डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे पास डीबीएमएस ने कई सारे डेटाबेस हमें दिया, जिससे हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया अंशु, खुशबू? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया है। यहाँ पर हमको माई एसक्यूएल है, एमएस एसक्यूएल है, ओरेकल है, नो एसक्यूएल है, एसक्यूलाइट है, मोंगो डीबी है, मारिया डीबी है। जैसे हम इसमें डेटा को स्टोर करा रहे हैं, वैसे हमारे पास जब आप लोग ये तो सभी लोगों ने यूज किया होगा एमएस एक्सेल, ठीक है। एक होता है एमएस एक्सेस। ये क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास डेटा स्टोर होता है कॉलम और रो में। एक्सेल भी अगर आप लोग यूज किए होंगे तो एक्सेल में सबसे पहले आप उस पेज का नेम लिखेंगे, उसके बाद से उसमें टेबल और रो और कॉलम के रूप में डेटा को स्टोर कराएंगे। तो हमारे पास दो चीज है, एमएस एक्सेल और एमएस। तो अलग अलग टाइप के डेटा भी इसमें यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है कि हमको एसक्यूएल पढ़ना है। आप लोग को एसक्यूएल पढ़ाया गया होगा कॉलेजेस में, तो एसक्यूएल पढ़ना है। एसक्यूएल, तो एसक्यूएल होता क्या है, कोई बताए? एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ कमांड दिए होते हैं जिसकी सहायता से हम अपने डेटाबेस को मैनेजमेंट करते हैं। अगर हमको अपने डेटा को इंसर्ट कराना हो, अपने डेटा को डिलीट करना हो, एडिट करना हो, अपने डेटा का मैनिपुलेशन करना हो, हम अपने डेटा का कंट्रोल करना हो, तो हमारे पास कई तरह के कमांड दिए होते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कुल 3 कमांड होते हैं। कुल कितने कमांड होते हैं? इसमें हमारे पास कमांड एंड क्वेरीज दिए होते हैं। क्वेरीज दिए होते हैं। कौन कौन से कमांड दिए होते हैं? एक होता है डीडीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है, एक होता है डीडीएल के बाद एक होता है डीएमएल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन ठीक है, एक होता है डीडीएल, एक होता है डीएमएल और एक होता है डीसीएल।
इसका मतलब होता है डेटा कंट्रोल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये कुल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल में कुछ कमांड दिए होते हैं और कुछ क्वेरीज दिए होते हैं। जैसे हमको हमारे पास कुल 3 कमांड इसमें दिए होते हैं एसक्यूएल में, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। तो अगर हमारे पास कोई भी आपके डेटाबेस हो तो उन डेटाबेस में हमको हर तरह का डेटाबेस में हम ऐसे ही डेटा को यूज कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमारे पास डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल कुल 3 कमांड दिए होते हैं। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर हमको अपने डेटा को, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हमको अपने डेटा को क्रिएट करना हो, बनाना हो, टेबल बनाना हो, क्रिएट कर सकते हैं। डेटा डिफिनीशन मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ क्रिएट करना हो। हम अगर अपने डीडीएल में कोई डेटा को क्रिएट करें या कोई डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या किसी डेटा को ट्रंकेट करना चाहते हैं तो हम इस डीडीएल कमांड में उसको कर सकते हैं। डीएमएल में क्या होता है, क्रिएट का मतलब कोई टेबल बनाना, ड्रॉप का मतलब उसको डिलीट करना और ट्रंकेट का मतलब उसको ट्रंकेट करना। ट्रंकेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम अपने टेबल के डेटा को रिमूव कर देना। ट्रंकेट का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, तो इस डीडीएल कमांड में हमको ये 3 चीजें कर सकते हैं। अब बात आती है डीएमएल की। तो डीएमएल में क्या होता है कि अगर हम अपने, इसके नाम से ही पता चल रहा है डेटा मैनिपुलेशन, मतलब डेटा का चेंज हो, मैनिपुलेट हो, तो इसमें आता है इंसर्ट, इसमें आता है अपडेट, इसमें आता है डिलीट और इसमें आता है सेलेक्ट। ये 4 कमांड इस डीएमएल में आते हैं। ठीक है, इंसर्ट का मतलब इंसर्ट करना, अपडेट का मतलब अपडेट। इस सारे टॉपिक्स को हम एक एक वाइज प्रैक्टिकल करके भी सीखेंगे। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं प्रैक्टिकल करके भी ये सारी चीज आपको बताऊंगा। आप लोग सिर्फ समझिए कि क्वेरीज क्या है और कमांड क्या होता है और इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, सेलेक्ट का मतलब कोई डेटा को सेलेक्ट करना हो। अब बात आती है डीसीएल की, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि एक होता है ग्रेंट, क्या होता है इसमें होता है ग्रेंट और एक होता है रिवोक। ठीक है, ग्रेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने टेबल में, अपने डेटाबेस में किसी को परमिशन देना चाहते हैं। हम क्रिएट करने के लिए हम परमिशन देना चाहते हैं। रिवोक का मतलब ये होता है कि एक्सेस को रोकना चाहते हैं और ग्रेंट का मतलब हम एक्सेस देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम माई एसक्यूएल में बताएंगे प्रैक्टिकली। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया सबको? सोनाली समझ में आया? यस सर। ओके, तो मतलब ये होता है कि हमारे पास कुल 3 कमांड होता है। एक होता है डीडीएल, एसक्यूएल में कुल 3 कमांड होते हैं। एसक्यूएल में कुल 3 कमांड में डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डीडीएल का मतलब ये होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जिसमें हम क्रिएट, ड्रॉप और ट्रंकेट क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आता है डीएमएल। इस कमांड में क्या होता है कि हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं।
कंट्रोल से मतलब समझ में आ रहा है कि या तो हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं या तो एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो ये दो कमांड है ग्रेंट और रिवोक, जो ग्रेंट होता है वो एक्सेस प्रोवाइड करता है और रिवोक एक्सेस को डिनाई करता है। ठीक है, तो इतना मतलब सबको समझ में आया होगा। अंशु समझ में आया? यस सर। अब इतना तो हम लोग जान गए कि ये चीजें होती हैं डेटाबेस में, ये कमांड होती हैं, ऐसे हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए माई एसक्यूएल का यूज करने के लिए एक सर्वर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, उस सर्वर को क्या कहते हैं? जैम्प सर्वर, जैम्प सर्वर। ठीक है, इस जैम्प सर्वर का मतलब ये होता है, फुल फॉर्म इसका होता है, एक्स का मतलब होता है क्रॉस, एक्स का मतलब होता है क्रॉस, क्रॉस। ठीक है, एक्स अपाची, अपाची माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल पीएचपी पर्ल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्स क्रॉस अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी पर्ल। मतलब क्रॉस सर्वर, क्रॉस वेबसाइट, क्रॉस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमें जैम्प सर्वर का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी पर्ल। ठीक है, एक्स का मतलब क्रॉस, ए का मतलब अपाची, एम का मतलब माई एसक्यूएल, पी का मतलब पीएचपी और पी का मतलब पर्ल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये यूज कैसे इसका करते हैं यह हम देखेंगे। तो इसका यूज करने के लिए जैम्प सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो हमें माई एसक्यूएल के डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। या तो आप डेटा को दो तरह से स्टोर करा सकते हो, एक तो होता है GUI और एक होता है CUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस। या तो आप ग्राफिकल रूप, मतलब ये होता है कि बनी बनाई चीज़ें हमें मिलती है, सिर्फ हमको डेटाबेस और टेबल का नेम लिखकर अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं। और CUI का मतलब ये होता है कि आप कमांड लाइन के थ्रू अपने डेटा को स्टोर कराएं, अपने टेबल में स्टोर कराएं, कमांड लिखकर स्टोर कराएं। तो हम लोग कमांड लाइन भी पढ़ेंगे और GUI ग्राफिकल भी पढ़ेंगे, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमको जैम्प सर्वर हमारे सिस्टम में नीड होना चाहिए। सबके सिस्टम में जैम्प सर्वर होना बहुत नीड है। तो सबसे पहले जैम्प सर्वर हमको डाउनलोड करना होगा। तो जैम्प सर्वर को डाउनलोड करने के लिए हमको अपने ब्राउजर पे लिखना है जैम्प डाउनलोड। जब हम अपने ब्राउजर पर लिखेंगे जैम्प डाउनलोड तो एक वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना होगा। इसके बाद से उस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा होगा डाउनलोड, आपको किस वर्जन पे, यहाँ पर जब आप बैक जाओगे ना, जब यहाँ पे बैक जाओगे तो ये बता रहा होगा कि आपको डाउनलोड करने की, जब आप डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर जैम्प डाउनलोड हो जाएगा। आपको विंडोज़ के लिए करना है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे और लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लोगे। आपको अगर iOS के लिए करना हो, मैकबुक के लिए करना हो या आपको डेस्कटॉप के लिए करना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो जैम्प सर्वर ऑलरेडी डाउनलोड है, तो आप लोग भी जैम्प सर्वर इसी तरह डाउनलोड कर कर। अच्छा, जैम्प को डाउनलोड करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए तो कोई स्टेप नहीं होता है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 फिनिश, अनइंस्टॉल हो जाएगा।
लेकिन जैम्प को इंस्टॉल करने के लिए जब आप जैम्प को डाउनलोड कर लेंगे तो जब उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे हमारे पास ये जैम्प डाउनलोड हो गया है, ये हमारे पास जैम्प डाउनलोड हो रहा है। जब ये हमारे पास जैम्प डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि इस जैम्प जहां पर डाउनलोड हुआ है उसके फोल्डर में जाना है। तो आप जब डाउनलोड्स में जाओगे तो वहां पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जैम्प कहाँ पर डाउनलोड हुआ है। तो जब जैम्प डाउनलोड हो जाए तो जैम्प पर जब क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर की लोकेशन पे जाएंगे और वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो जैम्प को इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे ये यहाँ पर हमारा जैम्प डाउनलोड हो गया है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा कि जब हम क्लिक करेंगे तो कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, तो आप एस कहेंगे। जब एस बोलेंगे तो जब एस कहेंगे तो ये आ जाएगा वेलकम, यहाँ पर आएगा ओके का ऑप्शन, ओके देंगे, फिर नेक्स्ट। उसके बाद से आपको अपने इस जैम्प को कहाँ पे रखना है। अगर आप डी ड्राइव में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर डी पास कर दीजिएगा, अगर सी में रखना चाहते हैं तो सी, और नेक्स्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद से फिनिश का ऑप्शन आएगा। तो हमारे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, हमारे में तो ऑलरेडी क्या है, हमारे में तो ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है। तो आप लोग जाकर अपने सिस्टम में सभी लोग जैम्प को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। सभी लोग अपने सिस्टम में आज जैम्प डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हमने बताया कि हमको जैम्प सर्वर की नीड होती है। अब इस जैम्प सर्वर में अगर हमको अपने डेटाबेस को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो हमको सेलेक्ट, इसमें कुछ कमांड आते हैं, सेलेक्ट कमांड लिखना पड़ता है। अगर अपने डेटाबेस में किसी डेटाबेस को क्रिएट करना हो तो क्रिएट कमांड का आता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। तो हमें क्या करना है कि, हाँ बताइए क्या डाउट है। बताइए क्या डाउट है। सबसे पहले हमको अपने जैम्प सर्वर को, यहाँ से हमारे में क्या है, डाउनलोड है जैम्प सर्वर, तो अपने जैम्प सर्वर को ओपन कर लेना है। जब हम अपने जैम्प सर्वर को ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले अगर जैम्प सर्वर को ओपन करने के बाद हमको अपना अपाची स्टार्ट करना पड़ेगा और हमको अपना माई एसक्यूएल स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो देख लीजिए, हम अपने जैम्प सर्वर में ओपन करने के बाद हमको दो काम करना है। एक तो अपना अपाची सर्वर इंस्टॉल करना है और एक माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, तो इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद से हमको जाकर अपने ब्राउज़र पे लिखना है, लोकल चेक करना है कि क्या हमारा जैम्प सर्वर काम कर रहा है। तो हमको लिखना है, ये है लोकल होस्ट। जब आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जैम्प सर्वर ऑन है, इंस्टॉल है, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है वेलकम टू जैम्प फॉर विंडोज, ये वर्जन्स बताएगा और ये आपका जैम्प सर्वर ऑन है, ठीक है। अब हमको जैम्प सर्वर के अंदर हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले देखेंगे, उसके बाद से हम कमांड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तो कमांड को ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको समझना पड़ेगा पहले। तो हमारे पास ये जैम्प सर्वर ऑन है, इसका फुल फॉर्म बता रहा है अपाची मारियाडीबी PHP पर्ल, ठीक है। अब हमको क्या करना है
कि हमको PHP माई एडमिन के अंदर जाना है, मतलब डेटाबेस के अंदर जाना है। जब आप PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डेटाबेस के अंदर इंटर हो जाएगा कि आप डेटाबेस ओपन हो जाएगा, तो आप डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब डेटाबेस जब ओपन होगा तो आप डेटाबेस के अंदर एंट्री कर जाएंगे। देखिए आ रहा है लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन। जब PHP माई एडमिन लिख देंगे तो ये आपका PHP माई एडमिन का एक क्या हो गया, ये आपका एक PHP SQL का डेटाबेस ओपन हो गया। जैसे लाइक इसको आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जैसे इसको पेस्ट कर दीजिए और ये क्या है आपका टू ओपन GUI इंटरफेस ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ओपन करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन। समझ में आया सबको? अंशु समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हमको अपने लोकल होस्ट जैम्प डाउनलोड करने के बाद अपने जैम्प का MySQL ऑन करना है, अपाची सर्वर ऑन करना है, उसके बाद से क्रोम पर जाकर लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जैम्प सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद से लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन लिखेंगे तो आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है कि इस PHP माई एडमिन में हमको डेटाबेस बनाना है, तो हमको कहाँ पे जाना है, डेटाबेस में जाना है। जब आप डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि आप डेटाबेस का नेम लिखिए, तो हमको क्या करना है कि कॉलेज नाम का कोई डेटाबेस लेना है और कॉलेज नाम का डेटाबेस लेकर हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो ये कह रहा है कि डेटाबेस आपका बन गया, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, मतलब कि आपका डेटाबेस तो कॉलेज नाम का बन गया लेकिन उसमें कोई टेबल नहीं है। तो टेबल बनाने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिखा रहा है डेटाबेस के अंदर सिर्फ आपने डेटाबेस बनाया है लेकिन उसके अंदर नो फाउंड डेटाबेस, तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको क्या करना है, सेव कराना है। तो स्टूडेंट लिख देंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स में 4 ही रिकॉर्ड को हमको स्टोर कराना है। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट का टेबल भी बन गया हमारे पास, देखिएगा अभी बन जाएगा। तो यह हमारा डेटाबेस के अंदर कॉलेज और कॉलेज के अंदर हम लोग बनाए हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा। स्टूडेंट नाम का क्रिएट कर लेंगे, टेबल क्रिएट हो गया। डेटाबेस के अंदर कॉलेज के अंदर टेबल एक क्रिएट हो गया स्टूडेंट, जिसमें हमको नेम में हमको क्या क्या स्टोर कराना है, तो उसका नेम हमको इंटर कराना है, उसका नेम इंटर कराना है, उसका नेम, उसके बाद से उसका कॉलेज नेम इंटर कराना है, उसके बाद से उसका रोल नंबर, उसके बाद से उसका क्या करना है, उसका रोल नंबर, उसके बाद से उसका ब्रांच हमको इंटर कराना है। आपको नेम है तो वैरकैर होगा, स्ट्रिंग में होगा। कॉलेज नेम है
तो वो भी स्ट्रिंग में होगा। रोल नंबर आप इंटीजर में ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नंबर हो तो उसके लिए हमको वैरचर लेना पड़ेगा। ब्रांच है तो हमको वैरचर लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेंथ डाल देंगे कि जो हमारा नेम हो वो 20 उसकी लेंथ हो, कॉलेज नेम का लेंथ कितना हो उसकी भी 30 लेंथ हो, उसके बाद रोल नंबर का 10 लेंथ हो, उसके बाद से ब्रांच का 50 लेंथ हो। उसके बाद से हम जाएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम सेव करेंगे तो हमारा टेबल बन गया। एक सेकेंड, यहाँ पर हमको टेबल बन गया। टेबल हमारे पास बन गया किस नाम का, कह रहा है कि आपने एक टेबल बना दिया स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में आपने कॉलेज नाम के डेटाबेस में आपने स्टूडेंट नाम का टेबल बना दिया, जिसमें आपके पास उसमें नेम इंटर कर सकते हैं, कॉलेज नेम को इंटर कर सकते हैं, उसका रोल नंबर इंटर कर सकते हैं, ब्रांच को इंटर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हमको इसमें इंटर करना हो, स्टूडेंट का डेटा इंटर करना हो, तो इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है, इसमें बता रहा है कि नेम आपका वैरचर है, इसका लेंथ 20 है। ठीक है, कॉलेज नाम भी वैरचर है, इसका लेंथ 30 है। फिर वैरचर है रोल नंबर, इसका लेंथ 10 है। फिर ब्रांच का भी वैरचर है और इसका लेंथ 50 है। अगर हमको इसमें डेटा को इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, अभी हम सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हमको यहाँ पे बता रहा है कि नेम को अगर हमको इंटर कराना हो तो यहाँ पर मैंने नेम इंटर कर दिया अनूप, कॉलेज नेम मैंने इंटर कर दिया एलयू यूनिवर्सिटी। उसके बाद से रोल नंबर मैंने इनपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद से ब्रांच मैंने इनपुट कर दिया CSC। और जब गो पे जाएंगे तो हमारा टेबल में वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर बता रहा है कि इंसर्ट इनटू टेबल में आपने यह वैल्यू को क्या कर दिया है, इंटर कर दिया है। जब आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि नेम में अनूप नाम का डेटा आ गया, उनके कॉलेज का नेम आ गया और उनका रोल नंबर आ गया और उनका ब्रांच आ गया। तो यह एक प्रकार के डेटा हमारे डेटाबेस में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अंशु, समझ में आया? यस सर, आया थोड़ा बहुत। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? सर वो आज कॉलेज में भी यही चला ना, तो थोड़ा वही रिलेट कर रहे थे। अच्छा, तो क्या होता है कि हमको डेटाबेस में हमने एक कॉलेज नाम का, हमको ध्यान दीजिएगा, हम लोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है CUI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो हम लोग GUI पढ़ रहे हैं अभी। तो GUI में क्या होता है कि हमारे पास बनी बनाई चीज़ें हैं, सिर्फ हम हमको लिख कर और हम अपने टेबल में जाते हैं तो हमारे पास ये टेबल बन जाता है और अपने डेटा को इंटर कर लेते हैं। तो क्या होता है, लेकिन हमको सीखना है CUI कमांड लाइन, क्योंकि हम जब तक हमको कमांड लाइन नहीं आएगा हम अपने डेटाबेस को यह समझ नहीं पाएंगे कि डेटा इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है। तो हम तो कमांड लाइन ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि कभी ये होता है कि क्या ही कमांड लाइन पढ़ा जाए, हम लोग डायरेक्ट इसमें मिला होता है कि हमको अपना डेटाबेस बना लेंगे, उसमें इंटर कर लेंगे, लेकिन हमको पढ़ना है कमांड लाइन। तो कमांड लाइन में जैसे अभी हमने बताया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा को कैसे इंटर कराते हैं। तो ये तो हमारा हो गया GUI बेस्ड, कि GUI बेस्ड
हम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं GUI बेस? सबसे पहले इसमें हम क्रिएट डेटा बेस, उस क्रिएट डेटाबेस में हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर, उस टेबल के अंदर हम क्या लिखते हैं, उस टेबल के अंदर कॉलम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। उस टेबल के अंदर कॉलम, उसके बाद से हम अपने डेटा को इंसर्ट करा रहे थे। यही काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे ना। तो ये तो हो गया हमारा GUI कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हम अपने काम को कैसे कर रहे हैं। ठीक है सोनाली, समझ में आ रहा है? सोनाली समझ में आ रहा है आपको? यतेंद्र समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। तो ये होता है कि GUI बेस्ड हम अपने डेटाबेस में डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमको सीखना है CUI, कमांड लाइन डेटाबेस। तो कमांड के लिए हमको अपने कमांड में जाना पड़ता है। कमांड सब लोगों को पता है ना, कमांड कैसे ओपन होता है। तो कमांड में जाकर हमको यह चेक करना होता है कि हम उसके अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। इतना समझ में आया है जितना मैंने अभी तक बताया सबको? सब लोग एक बार बताइए, बताइए तो फिर आगे बताते हैं। ठीक है। तो कमांड के लिए हमको सबसे पहले अपने जैम्प सर्वर में जाते हैं। इस जैम्प सर्वर में जाने के बाद हम इस सेल्स में जाते हैं और ये हमारा कमांड ओपन हो जाता है। अब हमारे पास कमांड ओपन हो गया है। थोड़ा सा इसकी साइज, हमको क्या करना है कि हमको अपने डेटाबेस में एंट्री करने के लिए, अपने डेटाबेस में कमांड के द्वारा एंट्री करने के लिए हमको कमांड लिखना पड़ता है। क्या कमांड लिखना पड़ता है? माई एसक्यूएल। ये सारे कमांड आप लोग नोट कर लीजिएगा। माई एसक्यूएल हाइफन यू, उसके बाद से रूट, उसके बाद से रूट के बाद से क्या आता है? हाइफन पी। जब आप ये लिखकर इस कमांड को जब लिखेंगे, माई एसक्यूएल, माई फॉन्ट साइज कहाँ से, अब दिख रहा होगा। तो जब आप अपने कमांड में लिखेंगे माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट हाइफन पी, जब इसको लिखकर इंटर करेंगे तो आएगा इंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। तो आप पासवर्ड जब मांगेगा फिर आप इंटर कर देंगे बिना लिखे। तो आप अपने डेटाबेस में क्या हो गया कि आप यहाँ पर लिख कर आ गया मारियाडीबी नन, ये इस डेटाबेस का टाइप है। तो यहाँ पर हम इंटर कर गए, अपने डेटाबेस में हम क्या हो गए? इंटर कर गए। तो डेटाबेस में इंटर करने के लिए हमको लिखना पड़ता है माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट हाइफन पी। तो हम अपने डेटाबेस में इंटर कर गए। अब हमको अपने डेटाबेस में इंटर करने के बाद हमको क्या करना है कि लिखना ये है शो डेटा बेसेस। लिखना ये होता है शो डेटा बेसेस। ठीक है। शो डेटाबेस लिखकर ये हम चेक करना चाहते हैं कि हम अपने डेटाबेस में कौन कौन डेटाबेस हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास इस समय हमारे डेटाबेस में है। जब हम लिखेंगे शो डेटाबेस और सेमीकोलन, तो जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया
यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में कॉलेज नाम का डेटाबेस हमने बनाया है, जो अभी फिलहाल हमने बनाकर आपको दिखाया था। उसके बाद से डेटिंग नाम का डेटाबेस है, हॉस्पिटल नाम का है। ये सारे डेटाबेस हमने हमारे डेटाबेस में मौजूद है। हम यूज करना चाहते हैं कॉलेज। जब हम यूज कॉलेज करेंगे तो आ गया यहाँ पर, अभी देखिएगा यहाँ पर लिख कर आ रहा था नॉन, हमने कहा कि शो डेटाबेस, तो सारा डेटाबेस यहाँ पर लिख कर आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ नन के जगह जो हमने लिखा है यूज कॉलेज, हम कॉलेज नाम के डेटाबेस का यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या लिख कर आ गया, डेटाबेस चेंज, यहाँ पर आ गया कॉलेज, कॉलेज डेटाबेस आ गया। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पर लिख कर भी आएगा यूज। जब कॉलेज हमने लिख दिया कि हम अपने कॉलेज नाम के डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ गया लिख कर कि आप अपने कॉलेज नाम के डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। हमने उसमें स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था, तो अगर हम लोग लिख दें डिस्क्रिप्शन कि उस टेबल में हम लोगों ने क्या किया है, तो आता है डिस्क्रिप्शन। हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का, जब हम लिखेंगे डेस्क स्टूडेंट नाम का हम लोगों ने टेबल बनाया है, और जब सेमी कॉमा लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कौन कौन सा फील्ड लिया है, क्या क्या उसके टाइप हैं, और नल है, की है, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, जितने भी आपने उस टेबल में बनाया है। नेम नाम का हमने लिया था वायरकैर, उसका 20 पैरामीटर दिया था, लेंथ दिया था। कॉलेज नेम उसका पैरामीटर 30 दिया था, रोल नंबर उसका पैरामीटर 10 दिया था, ब्रांच उसका पैरामीटर 50 दिए थे। तो यह कुछ कमांड होते हैं जिसका यूज करके हम CUI बेस्ड अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। या तो हमारे पास इंसर्ट कराने के लिए SQL में कमांड दिए होते हैं, इंसर्ट के लिए इंसर्ट कमांड दिया होता है, अपडेट के लिए अपडेट, डिलीट के लिए डिलीट। लेकिन हम GUI बेस्ड नहीं यूज करना चाहते हैं, हम यूज करना चाहते हैं कि कमांड के थ्रू हम दोनों यूज पढ़ेंगे, कमांड का भी पढ़ेंगे और GUI ग्राफिकल यूजर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड लाइन का पढ़कर अपने डेटाबेस को पढ़ लेंगे, उसके बाद से GUI पढ़ेंगे। तो आज सभी लोग अपने लैपटॉप में जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, और जितना मैंने बताया है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है अंशु? ओके सर। सोनाली समझ में आया आपको? ठीक है, खुशबू आपको? सर एक बार नोट्स दिखा दीजिए। नोट्स एक बार और बोल दीजिए, नोट्स। यस सर, नोट्स। नोट्स को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? सर ओनली लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाला ये था कि जैम सर्वर का फुल फॉर्म बताए थे, और उसके बाद से बताए थे कि अपने GUI इंटरफेस को ओपन करने के लिए हमको ये कमांड ये अपने क्रोम पे लिखना पड़ता है। उसके बाद से उसमें हम पहले डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसके बाद से डेटा को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आगे का। आप लोग सभी लोग आज जैम्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। क्लास सबको समझ में आया? बताइए, सबको समझ में आया क्लास? यस सर। ओके ओके, फिर हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।